सबाल खैर दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे कतर बेस पर एक्टिव हुए अमेरिका के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी बढ़ती हुई जंगी तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से कहा डील करो या फिर बहुत सख्त एक्शन झेलो, ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट सील होने का दावा, हमले के डर से सुरंगें मिट्टी से भरी गईं, गजा पर नए ऑपरेशन का खतरा, इसराइल कर रहा बड़ी जंग की तैयारी, और ईरान में इनकलाब की रात, छतों से गूंजा अल्लाहू अकबर, सड़कों पर दिखा गजब नजारा। शुरुआत करते हैं शो की। कतर के बेस पर मिसाइलें लोड होने की खबर आई है। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ती हुई टेंशन को पकड़ लिया है। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अमरीकी बेस कतर के अल उदीद से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने नया सीन दिखाया है। 11 फरवरी की रात आई खबर ये कहती है कि अमेरिका ने अपनी पैट्रियट मिसाइलों को फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से हटाकर मोबाइल ट्रक लॉन्चर्स पर लोड कर दिया है। यह कदम जनवरी से बढ़ती हुई ईरान अमेरिका टेंशन के बीच लिया बताया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़े तो मिसाइलें तेज़ी से कहीं भी मूव या डिप्लॉय की जा सकें। इसीलिए ट्रक्स पर लाद दी गई हैं, यानी उस बेस से अलग हटके भी कहीं से हमला किया जाएगा। ये खबर बताती है कि फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहाइंड के मुताबिक फरवरी की शुरुआत की तस्वीरों की कंपैरिजन अगर जनवरी से करें तो रीजन में एयरक्राफ्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट का बिल्डअप साफ दिख रहा है। अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर पैट्रियट सिस्टम M983 हैवी टैक्टिकल ट्रकों पर लोड नजर आए हैं, यानी अब वो ज़्यादा मोबाइल हैं, जल्दी पोजीशन बदल सकती हैं और किसी मुमकिना हमले की हालत में डिफेंसिव शिफ्ट भी कर सकती हैं। पैट्रियट मिसाइलें सीधी जुबान में कहें तो ये तैयारी सिर्फ रूटीन नहीं लगती। सवाल वहीं खड़ा है, क्या ये एहतियात है या आने वाले दिनों में ईरान पर कोई बड़ा हमला होने वाला है? हलचल बढ़ रही है नेतन्याहू अमेरिका में, और ईरान ने जो प्रपोजल दिया था कि सारी पाबंदियां हटा लीजिए, हम 60% तक अपने यूरेनियम को एनरिच यूरेनियम को डाइल्यूट कर देंगे, अमेरिका ने उस पर कोई गौर नहीं किया। नेतन्याहू अमेरिका में, फिर याद दिला रहा हूँ, और वो जब जब अमेरिका में होता है मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा अटैक होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम सुन लीजिए। ईरान पर बहुत सख्त एक्शन लेने की सीधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लहजे में कहा है कि या तो ईरान के साथ डील होगी या फिर बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और उन्होंने दूसरा वॉरशिप भी भेजने की बात कही है, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रंप का कहना है कि वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार या बैलिस्टिक मिसाइलें रखे, और अगर समझौता फेल हुआ तो मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर रहेगा। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर और एक्स्ट्रा फोर्सेस मिडिल ईस्ट भेजने पर मशवरा चल रहा है। क्या इसी को ट्रंप फिर से सेकंड आर्माडा कह रहे हैं? ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी डील करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये लाइन भी खींच दी कि वो यानी ट्रंप पिछली बार की तरह इस बार भी सख्ती से पीछे नहीं हटेंगे। यानी बातचीत चल रही है, मगर उसके साथ साथ अटैक की तैयारी का मैसेज भी बराबर भेजा जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई डिप्लोमेसी का दरवाज़ा बंद होने वाला है? क्योंकि अगर डील नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या होगा, और उसका असर सिर्फ ईरान पर पड़ेगा या पूरे रीजन को आग में धकेल देगा? ये तो आपके जहन में भी आ रहा होगा। तो मैं आपको याद दिला दूं, और याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बैलिस्टिक मिसाइलें भी ना बनाने की मांग कर रहे हैं ईरान से, और इसके लिए ईरान कभी कभी नहीं मानेगा। यानी डील ना होने के चांस नजर आ रहे हैं, यानी जंग हो सकती है। ये आसार बिल्कुल साफ हैं। और फिर कहता हूं, याद रखिएगा, नेतन्याहू अमेरिका में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान ने न्यूक्लियर साइट के रास्ते खुद बंद कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में हमले का डर साफ दिख रहा है। ये अखबार की हेडलाइन है। कहा जा रहा है कि ईरान खौफ में है, इसलिए अपनी न्यूक्लियर साइट के दरवाजे बंद कर दिए गए, ढक दिया है उन्हें। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया है इस खबर के मुताबिक कि ईरान ने इस्फहान के अपने बेहद अहम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के कई अंडरग्राउंड एंट्रेंस पर मिट्टी
डाल दिए या उन्हें एंट्री पॉइंट को मिट्टी से भर दिया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि साइट के बीच वाले और जुनूबी सुरंग के रास्तों को पूरी तरह ढक दिया गया है, जबकि नॉर्थ वाले एंट्रेंस पर भी एडिशनल यानी कि अतिरिक्त डिफेंस जैसा इंतजाम किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम किसी मुमकिना अमेरिकी या इसराइली हमले के डर से उठाया गया लगता है। मिट्टी से भरे एंट्रेंस का मतलब सीधा है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो धमाके का असर कम से कम अंदर तक पहुंचे, और अगर कभी कमांडो घुसपैठ की कोशिश होती है तो रास्ते भी बंद मिलें। यानी साइट को ऊपर से भी ढाल दी गई है और नीचे से भी सील किया गया है। ये कदम बताता है कि बातचीत अपनी जगह चल रही है, लेकिन जमीन पर ईरान सबसे बुरे सिनेरियो के लिए भी तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एहतियात है या आने वाले दिनों में टकराव सचमुच और करीब खड़ा है? क्योंकि जब किसी न्यूक्लियर साइट को या उसके एंट्री गेट को मिट्टी में छुपाया जाने लगे तो इसका मतलब साफ होता है कि खतरा बढ़ चुका है। खतरा बढ़ चुका है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन रिपोर्ट्स में एक बात नहीं लिखी गई, वो मैं कह देता हूं। ईरान ने अगर अपनी न्यूक्लियर साइट के गेट्स को बंद भी किया है तो ऐसा तो नहीं है वो बंद करके चले गए होंगे मिट्टी डाल के। मिट्टी तो कोई भी हटा सकता है, एक्सप्लोजिव से गेट भी उड़ा सकता है। मैं वो बात कहता हूं जो नहीं कही जा रही कहीं भी। अंदर हजारों के हिसाब से IRGC के जवान मौजूद होंगे, जबरदस्त हथियार लेकर, कि अगर उस मिट्टी को हटाकर भी न्यूक्लियर साइट के अंदर घुसने की किसी ने कोशिश की, यूरेनियम चुराने या फिर उस साइट को जो है डेटोनाइज करने की, उड़ाने की, डेटोनेट करने की, तो क्या होगा? डेटोनाइज बोला मैंने, डेटोनेट करने की क्या होगा? फिर होगा ये कि अंदर से मुकाबला शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात गजा की। गजा में फिर से एक बार इसराइल एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हमास के हथियार छीनने की तैयारी कर रहा है इसराइल, और इसको लेकर फिर से जंग जैसा माहौल गजा के अंदर बन सकता है। ये बात मैं आपसे 11 फरवरी में कह रहा हूँ, याद रखिएगा। 4 महीने के सीज फायर के बाद अब गजा को लेकर फिर जंग जैसी बातें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की फौज एक नए बड़े ऑपरेशन का प्लान बना रही है। मकसद साफ बताया जा रहा है, हमास को ज़बरदस्ती निहत्था करना। अंदर खाने ये माना जा रहा है कि हमास अपने हथियार खुद से छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए फौजी रास्ता ही बचता है, मिलिट्री ऑप्शन ही बचता है, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल इसराइल करेगा हमास से हथियार छीनने के लिए। अक्टूबर में जो अमेरिका की मुदाखलत से डील हुई थी, उसमें गजा को डीमिलिटराइज करने और रफ्ता रफ्ता इसराइली फोर्सेस की वापसी की बात थी, लेकिन ज़मीन पर वो प्लान अटका हुआ है। इसराइल फिलहाल येलो लाइन पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और सुरंगों को उड़ाने का काम जारी है, जिसे कुछ इसराइली अफसर लगातार चलने वाला मिशन यानी कंटिन्यूअस मिशन बता रहे हैं। यानी कागज़ पर सीज फायर है, मगर नीचे बारूद अभी भी गर्म है। सवाल यह है कि क्या गजा एक और बड़े टकराव की तरफ फिसल रहा है? फिर कहूँगा, नेतन्याहू अमेरिका में कुछ तो गड़बड़ है। ईरान या गजा के महाज पर कुछ तो गड़बड़ है, और वो यूं भी कह सकते हैं कि बच के निकल गया है इसराइल से। नेतन्याहू निकल गया है इसराइल से। कुछ भी हो सकता है। अब खबर, जब छतों से अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगे हजारों लाखों की तादाद में, तो सोचिए क्या मंजर होता होगा। ये मंजर पेश आया ईरान में इनकलाब की सालगिरह पर रात भर जश्न देखने को मिला। रात भर ईरान में इस्लामी इनकलाब के 47 साल पूरे होने पर कल रात ठीक 9 बजे मुल्क एक आवाज़ में गूंज उठा। लोग अपनी घरों की छतों और सड़कों पर निकले और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इसे इनकलाब के साथ वफादारी की ताज़ा तजदीद के तौर पर देखा जा रहा है। तेहरान समेत अलग अलग शहरों में वही मंजर दोहराया गया जो हर साल इस तारीख पर दिखता है, 10 और 11 की रात। ये रस्म उस दिन के जश्न का हिस्सा है जिसे फज्र के दिन कहा जाता है। 1 फरवरी को इमाम खुमैनी की वापसी से लेकर 11 फरवरी 1979 की जीत तक का दौर इसी नाम से मनाया जाता है। हर साल इन दिनों में जलसे, आतिशबाजी और पब्लिक शो होते हैं, और इस बार भी रात में लोगों ने फायर शो करके ये सालगिरह मनाई। 47 साल बाद भी ईरान में लगने वाले ये नारे सिर्फ याद नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज की तरह गूंजते हैं। वेनेजुएला का एक बड़ा क्रूड ऑयल कार्गो इसराइल की तरफ रवाना हो गया है, और कहा जा रहा है कि साल 2020 के बाद ये पहला मौका है जब वेनेजुएला का तेल सीधे इसराइल पहुंचेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये शिपमेंट हाइफा में बाजान ग्रुप को जा रहा है।
ایسے وقت میں جب وینزویلا نے امریکہ کے دباؤ اور پکڑ کے بعد اپنا آئل ایکسپورٹ دوبارہ کھولنا شروع کیا ہے، یہ ڈیل صرف تیل کی سپلائی نہیں ہے بلکہ بدلتی ہوئی سیاسی لائن کا اشارہ بھی مانی جا رہی ہے، جہاں پرانے راستے ٹوٹ رہے ہیں اور نئے راستے کھل رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز دیکھنا چاہیے کہ وینزویلا کے صدر کو امریکہ کڈنیپ کر کے لے گیا، مادورو کو۔ ایک کمزور سرکار وہاں بیٹھ گئی جو امریکہ کے خلاف اتنا زبردست طریقے سے نہیں بول رہی، اور امریکی کمپنیوں کو کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ وہ تیل نکالیں گی وینزویلا کا، وہ تیل بیچیں گی۔ انڈیا بھی وینزویلا سے لے گا تیل، اسرائیل کو پہنچ چکا ہے، ایک دوست کو پہنچ گیا ہے، ایک دوست کو جانا باقی ہے۔ دیکھا، ایک انڈائریکٹ قبضہ تو وینزویلا پر امریکہ کا ہو ہی گیا ہے۔ سارا کھیل تو یہی تھا۔ اگلی خبر، امریکہ کا ایک نیا وار ہوا ہے حزب اللہ پر، اور حزب اللہ کی فنڈنگ پر تازہ سینکشنز لگا دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے حزب اللہ سے جڑے لوگوں پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں اور صاف کہا ہے کہ یہ لوگ لبنان کے ان آفیشیل فائنینشیل نیٹ ورک کا استعمال کر کے گروپ کے لیے، حزب اللہ کے لیے پیسہ جٹا رہے تھے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا الزام ہے کہ اسی چھپے ہوئے سسٹم کے ذریعے فنڈنگ گھومتی رہی اور حزب اللہ اپنے آپریشنز چلاتا رہا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ قدم صرف نام جوڑنے بھر کا قدم نہیں ہے، بلکہ اس پورے نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے جو بینکنگ سسٹم کے باہر رہ کر پیسوں کو ٹریک سے غائب کر دیتا ہے۔ مطلب جنگ صرف زمین پر نہیں ہے دوستوں، اب پیسوں کی نس پکڑنے پر بھی جنگ چھڑ چکی ہے، اور امریکہ اس جنگ کو لبنان کے حزب اللہ کے خلاف بہت ہی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک دو خبریں یہاں سے، فلسطینی جو اسرائیل کے علاقوں میں رہتے ہیں یا جن کے پاس اسرائیلی نیشنلٹی بھی ہے، یا جو ویسٹ بینک میں فلسطینی رہتے ہیں جن کی زمینوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کے سارے فلسطینی جو ہیں وہ غصے میں ہیں۔ انہوں نے ریلی نکالی، جو کرائم ان کے خلاف ہو رہے ہیں، جو ملیشیا اگروادی جو سیٹلرز ہیں وہ لگاتار ان کی گاڑی، کھیتوں، ان کی پراپرٹی، ان کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ان لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، جان لیوا حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے فلسطینی اب سڑکوں پر نکل کر اسرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے، کوئی لا ہے، کوئی آرڈر ہے ان لوگوں کے لیے؟ تو کئی گاؤں کے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کی حکومت، نظام، سیٹلرز اور ان کو پالنے والے لوگوں کے خلاف، زہریلے لوگوں کے خلاف اپنی آوازوں کو اونچائی دے رہے ہیں۔ سیریا جو ہے، وہ سیریا کی حکومت الشرا والی، وہ اینٹی آئی ایس ایس یا اینٹی آئی ایس کولیشن کی میٹنگ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک طریقے سے ایک نیا چیپٹر کہلا رہا ہے۔ یہ یو ایس کے انوائے نے کہا ہے، مطلب ایک مورچہ بھی بنے گا، اس پہ جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کریں گے پوری طریقے سے، ڈسمینٹل کریں گے آئی ایس کو پوری طریقے سے، یوں کہیے کہ ختم بھی کر دیں گے، ڈسٹروائے کر دیں گے۔ تو اس کے لیے جو فورس بن رہی ہے اس میں سیریا کی الشرا کی بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہوگا، اور اس کو لے کر ٹام بیرک جو امریکہ کا انوائے ہے، اس نے منگل کو جب ملاقات کی ہے الشرا سے، بلکہ فون پر بات کی ہے، تو اس نے بڑا شکر ادا کیا ہے کہ آپ کی بات، مطلب جو آپ کا موو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ آپ اس کولیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کئی خبریں ہیں جو لی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی خبریں آپ کو دے دیں، آخر تک آتے آتے خبریں مر جاتے ہیں، کیونکہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ویڈیو چھوڑ کے۔ میرے جو ڈیڈیکیٹڈ ویور ہیں، جن کی وجہ سے یہ شہرت، یہ نام، یہ چینل، یہ سب کچھ ہے اس کے کرم کے بعد، تو وہ لوگ آخر تک دیکھتے ہیں، ان سب کو میرا سلام ہے، میرا سلام قبول کیجئے۔ بعض لوگ کو لمبا ویڈیو پسند نہیں ہے، اچھے وہ بھی لوگ ہیں، وہ بس چلے جاتے ہیں جلدی۔ میں چاہوں گا وہ بھی تھوڑا آخر تک رکیں۔ جنہوں نے چینل نہ کیا ہو، سبسکرائب کر لیجئے، میں تو کب کہتا ہوں، آخر میں کہہ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔